हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल टॉपर्स फैक्ट्री में। और आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं हमारे अध्याय विद्युत रसायन को। तो देखिए बच्चों, अब तक हमने इस अध्याय के भाग 1 को समझा, जिसमें हमने गैल्वेनिक सेल की बात की। गैल्वेनिक सेल क्या होता है, कैसे यह कार्य करता है और कैसे हम एक गैल्वेनिक सेल का मानक विद्युत वाहक बल एवं विद्युत वाहक बल ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आते हैं इसके भाग 2 पर, जिसका नाम है विद्युत अपघटनी सेल। विद्युत अपघटनी सेल दूसरे प्रकार का सेल है। तो विद्युत अपघटनी सेल क्या होता है, कैसे यह कार्य करता है, यह समझने के पहले बच्चों सबसे पहले आपको इसकी बेसिक टर्म विद्युत अपघट्य से मिलाता हूं मैं। विद्युत अपघट्य क्या होते हैं? ऐसे यौगिक जिनकी गलित अवस्था में, गलित अवस्था मतलब बच्चों हमने उसे द्रव में बदल दिया, मतलब पानी में नहीं मिला दिया, उसे ही द्रव में बदल दिया। जैसे नमक है NaCl, उसे मैं पानी में मिला दूं तो वो क्या कहलाएगा? नमक का जलीय विलयन। लेकिन अगर मैं उसे गलित अवस्था में ला दूं तो मैं उसे बोलूंगा बच्चों गलित NaCl। तो इस तरह से अगर मैं किसी यौगिक को गलित अवस्था में या जलीय विलयन में लेता हूं और वह अपने आयनों में टूट जाता है, जब कोई यौगिक अपने गलित अवस्था या जलीय विलयन में आयनों में विघटित हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? विद्युत अपघट्य। क्योंकि वह अपने आयनों में टूट चुका है, आयन मुक्त हो चुके हैं। तो अब अगर इससे मैं विद्युत धारा प्रवाहित करूंगा तो बहुत आसानी से उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, यानी कि उसमें से करंट फ्लो करता है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है ना? जबकि दूसरे ऐसे यौगिक होते हैं जो गलित अवस्था में या जलीय विलयन में आयनों में नहीं टूटते, उनको कहते हैं हम विद्युत अनअपघट्य। तो उनमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। यानी कि यौगिक हमारे 2 प्रकार के हो चुके हैं। एक वो जिनमें से धारा प्रवाहित होती है, कब बच्चों? गलित अवस्था या जलीय विलयन अवस्था में। और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। जैसे हम ले लें शक्कर, सुक्रोज जिसे हम कहते हैं, ग्लूकोज, ठीक है ना? इनमें से क्या होता है? गलित अवस्था में या जलीय विलयन में धारा प्रवाहित नहीं होती है। यहाँ पर अब आपको लगेगा सर हम नॉर्मल घर में एक गिलास में पानी लें, शक्कर डाल दें, घोल दें और उसमें से अगर धारा प्रवाहित करेंगे तो करंट लगेगा। अरे भैया, वो कौन सा पानी ले रहे हैं आप, कौन सा जल ले रहे हो? एक नॉर्मल पानी ले रहे हैं आप, सामान्य जल। लेकिन यहाँ पर जब हम बात करते हैं जल में मुझे मिलाना है तो वो जल हम कौन सा लेते हैं? डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है ना? जो डिस्टिल्ड वाटर होता है जिसमें लवण की मात्रा बिल्कुल भी नहीं होती, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। अगर आप शक्कर को डिस्टिल्ड वाटर में घोलेंगे तो क्या होगा? उसमें आपको करंट कभी नहीं लगेगा। ठीक है ना? तो चलिए समझते हैं हम विद्युत अपघट्य। तो हमने समझ गए कि ऐसे यौगिक जो अपनी गलित अवस्था या द्रव अवस्था, विलयन अवस्था में, जलीय विलयन अवस्था में धारा प्रवाहित करते हैं, यानी कि अपने आयनों में टूट जाते हैं, तो उन्हें कहते हैं विद्युत अपघट्य। अब देखिए विद्युत अपघटनी सेल, इसे समझने के लिए सबसे पहले हम समझेंगे बच्चों क्या? विद्युत अपघटन। आखिर विद्युत अपघटन क्या होता है? विद्युत अपघटन, तो देखिए विद्युत अपघटन यह एक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? इसे समझने के लिए मैं एक पात्र लेता हूं, ठीक है? इसमें मैं किसी विद्युत अपघट्य का या तो जलीय विलयन ले सकता हूं या उस विद्युत अपघट्य को गलित अवस्था में लेता हूं। मान लीजिए इस विलयन में मैंने इस द्रव में NaCl लिया है, ठीक है ना? सोडियम क्लोराइड किस अवस्था में लिया है बच्चों? मैंने यहाँ पर फिलहाल ये गलित अवस्था में, यानी कि NaCl को मैंने द्रव में बदल लिया है। अब इसमें क्या करता हूं मैं? 2 धातु की छड़ें डुबा देता हूं और इन धातु की छड़ों को हम जोड़ते हैं एक बैटरी से, ठीक है ना? एक बाह्य बैटरी से इसे हम जोड़ देते हैं इस तरह से। अब बैटरी का जो ऋणावेशित सिरा होगा, जिस धातु की छड़ से जुड़ा होगा उस धातु की छड़ में ऋणावेश आ जाएगा, जबकि बैटरी का धनावेशित सिरा जिस छड़ से जुड़ा होगा उसमें धनावेश आ जाएगा। आती बात समझ में? चलिए फिर अब होगा क्या ये हम समझने वाले हैं। तो देखिए जब मैंने NaCl को गलित अवस्था में यानी कि द्रव अवस्था में लिया, L लिख रहा हूं मतलब लिक्विड, जब मैंने NaCl को द्रवित अवस्था में लिया तो क्या होगा? ये अपने आयनों में मुक्त हो जाएगा। कौन कौन से आयन बनेंगे बच्चों इसके? Na+ आयन
और साथ में बनेगा Cl माइनस आयन, ठीक है ना। Na प्लस आयन बनेगा और साथ में बनेगा Cl माइनस, यानी कि इस विलयन में अब एक तो है Na प्लस और दूसरे कौन से आयन से, Cl माइनस आयन है, ठीक है ना। इस तरह के आयन है। तो अब बताइए Na प्लस किस इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा। हम जानते हैं विपरीत आवेशों में आकर्षण है, तो Na प्लस ऋण की तरफ जाएगा और Cl माइनस धन की तरफ जाएगा, यानी कि इसके आयन जो हैं विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे। ये बैटरी लगाए और हम विद्युत धारा देना शुरू करें, तो जैसे ही हम विद्युत धारा देना शुरू करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा बच्चों, ये Na प्लस ऋण आवेशित छड़ की तरफ जाएगा, जबकि Cl माइनस इस धन आवेशित छड़ की तरफ जाएगा, ठीक है ना। Na प्लस जाएगा किसके तरफ बच्चों, Na प्लस जा रहा है ऋण आवेशित छड़ की तरफ, ठीक है ना। ऋण आवेशित छड़ की तरफ जाएगा कौन, Na प्लस, ठीक है। और Na प्लस वहां जाकर के करेगा क्या, इस धातु की छड़ से एक इलेक्ट्रॉन लेगा। क्या लेगा बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन लेगा और यह बनाएगा सोडियम। सोडियम जो कि धातु है, ठोस अवस्था में प्राप्त होती, तो इस तरह से यहाँ पर सोडियम एकत्रित होने लगेगा। क्या होगा बच्चों, यहाँ पर सोडियम एकत्रित होने लगेगा, ठीक है ना। सोडियम धातु एकत्रित होगी। अब ऋण आवेशित की तरफ तो हमने देख लिया, ऋण आवेशित छड़ में क्या हुआ। धन आवेशित क्षण में क्या होगा, चलिए वो भी देखते हैं। तो धन आवेशित क्षण क्या होगा बच्चों, धन आवेशित क्षण में कौन जाएगा, धन आवेश की तरफ जाएगा इसका Cl माइनस, ठीक है ना। कौन जाएगा इसका, Cl माइनस, और यह Cl माइनस जाकर के वहां क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन मुक्त कर देगा, दे देगा, तो Cl में बदल जाएगा। और अब ये तो आप जानते हैं कि Cl जो है अपने परमाणविक अवस्था में स्थायी नहीं होता है, तो यह क्लोरीन का परमाणु इसी तरह के दूसरे क्लोरीन परमाणु से मिलके क्या बना लेगा, क्लोरीन गैस बना लेगा। यानी कि यहाँ क्या हो रहा है बच्चों, देखिए यहाँ तो सोडियम धातु एकत्रित हो रही, यहाँ पर क्या होगा, क्लोरीन गैस मुक्त होगी। धन आवेशित क्षण में क्लोरीन गैस मुक्त हो जाएगी, यानी यहाँ मैं लिख सकता हूँ Cl2 गैस, Cl2 गैस मुक्त होगी, ठीक है ना। आ रही बात समझ में, कोई दिक्कत इसमें। चलिए अब ये बताइए, जो ऋण आवेशित छड़ है उसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ऐड हो रहा है, इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है, और इलेक्ट्रॉन का जुड़ना क्या कहलाता है बच्चों, अपचयन। या ऐसे समझिए, Na की यहाँ ऑक्सीकरण संख्या है +1, यहाँ 0, +1 से 0 हो रही है, यानी ऑक्सीकरण संख्या इसकी क्या हो रही है, कम हो रही है, यानी कि ये अपचयन हो रहा है। तो ऋण आवेशित क्षण में क्या हो रहा है बच्चों, अपचयन हो रहा है। और ये तो हम लोग पहले ही सीख चुके हैं, जिस इलेक्ट्रोड में, जिस धातु की छड़ में अपचयन होता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, उसे हम कहते हैं कैथोड। क्या कहते हैं, कैथोड, ठीक है ना। ये मैंने आप लोगों को पहले ही समझा दिया था। यानी कि ऋण आवेशित छड़ यहाँ पर कैथोड का कार्य करेगी। ये छड़ कौन सा, किसका कार्य करेगी, कैथोड का। आती बात समझ में। चलिए अब ये धन आवेशित क्षण है, Cl माइनस से Cl बन रहा है। आप देखिए Cl की यहाँ ऑक्सीकरण संख्या है -1, यहाँ पर हो रही है 0, -1 से 0, यानी कि ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है। -1 से 0 होना है यानी ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है, यानी कि यह प्रक्रिया ऑक्सीकरण की है। या आप ऐसे भी सोच सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का निकलना, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है Cl माइनस से, तो ये क्या हो रहा है बच्चों, ऑक्सीकरण। ये क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण जिस इलेक्ट्रोड में होता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, एनोड। यानी कि ये यहाँ पर एनोड का कार्य करेगा, ठीक है ना। धन आवेशित क्षण किसका कार्य करेगी, एनोड का। तो इस तरह से बच्चों गैल्वेनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल में ये एक छोटा सा अंतर देखने को मिलता है। गैल्वेनिक सेल में क्या था
कि जो धन आवेशित क्षण थी वह कैथोड का कार्य कर रही थी एवं ऋण आवेशित क्षण एनोड का कार्य कर रही थी, जबकि यहाँ पर ऋण आवेशित कैथोड है, धन आवेशित एनोड है। ये इसमें एक छोटा सा अंतर है। क्यों है ऐसा, मैंने आप लोगों को लॉजिक के साथ सारी बातें बताई। हम तो ऐसे याद ही नहीं रखते कि धन आवेश वाला कैथोड या एनोड, हम नहीं याद, हम तो ये याद रखते हैं ऑक्सीकरण होगा तो एनोड, अपचयन होगा तो कैथोड। तो अब आप लोग ध्यान रखिएगा, इसमें क्या होता है, जो कैथोड होता है बच्चों, किसमें, विद्युत अपघटनी सेल में। तो विद्युत अपघटनी सेल में जो कैथोड होता है उसमें कौन सा आवेश होता है, ऋण आवेश, ठीक है ना, ऋण आवेश। और जबकि एनोड जो होता है उसमें कौन सा आवेश होता है, धन आवेश। जबकि हमारा जो गैल्वेनिक सेल था, गैल्वेनिक सेल में हमने उल्टा बोला था। गैल्वेनिक सेल में कैथोड था धन, एनोड था ऋण, यहाँ पर उल्टा होता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखने की बात। अब चलिए हम आते हैं मुद्दे की बात पर, विद्युत अपघटन, कि आखिर विद्युत अपघटन है क्या। तो ये जो प्रक्रिया हो रही है, यह जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, कब, विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन या गलित अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। देखिए अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों हो रहा है, यानी रेडॉक्स हो रहा है। तो जो रेडॉक्स अभिक्रिया होती है इसे ही कहते हैं बच्चों हम क्या, विद्युत अपघटन, ठीक है ना, यानी विद्युत धारा के प्रभाव से किसी रासायनिक यौगिक का टूटना, यही क्या है बच्चों, विद्युत अपघटन। तो चलिए यहां पर मैं परिभाषा भी लिख देता हूं विद्युत अपघटन की। क्या होगा, किसी विद्युत अपघट्य के, विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन, जलीय विलयन या क्या ले सकते हैं बच्चों हम, गलित अवस्था में, गलित अवस्था में धारा प्रवाहित करने पर, धारा प्रवाहित करने पर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाती है बच्चों, अभिक्रिया विद्युत अपघटन कहलाती है, विद्युत अपघटन कहलाती है। तो इस तरह से हम विद्युत अपघटन को परिभाषित कर सकते हैं। एक बार फिर से ध्यान से सुनिए, क्या हो रहा है, किसी विद्युत अपघट्य की गलित अवस्था या जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया, जो भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, यही क्या है बच्चों, विद्युत अपघटन, ठीक है ना। और विद्युत अपघटन की अभिक्रिया जिस पात्र में होती है इसे ही कहते हैं विद्युत अपघटनी सेल। क्या कहते हैं बच्चों, विद्युत अपघटनी सेल। एक बार फिर से ध्यान से सुनिए, विद्युत अपघटन की प्रक्रिया जिस पात्र में होती है इसे ही हम कहते हैं विद्युत अपघटनी सेल, यानी कि ये पूरा जो सेटअप है यही है मेरा क्या, विद्युत अपघटनी सेल। आता है समझ में? तो चलिए इसे नोट करिए, फिर हम देखते हैं कुछ और चीजें। तो थोड़ा सा मैं बोर्ड पहले साफ करता हूं ताकि यहाँ पर जगह बन सके और हम आगे की चीजें डिस्कस कर सकें। तो चलिए बच्चों आगे समझते हैं हम कि विद्युत अपघटन की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ये तो हमने समझ लिया, विद्युत अपघटनी सेल किसे कहेंगे हम, जिस पात्र में विद्युत अपघटन की प्रक्रिया होती है, विद्युत अपघटन की प्रक्रिया होती है, क्या कहलाता है बच्चों, विद्युत अपघटनी सेल कहलाता है, विद्युत अपघटनी सेल कहलाता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग, विद्युत अपघटनी सेल क्या होता है, विद्युत अपघटन क्या होता है। चलिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इसके बारे में आपको देता हूं। इसमें बच्चों जो हम ये विद्युत धारा दे रहे हैं, यह विद्युत धारा हम
ऐसा नहीं कि कोई भी धारा दे देंगे। आप विद्युत अपघटन की प्रक्रिया घर में नहीं करा सकते। क्यों? क्योंकि हमारे घर की जो धारा होती है वह कौन सी है बच्चों? प्रत्यावर्ती धारा। और इसके लिए हमें चाहिए होती है दिष्ट धारा। आप जानते होंगे, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है और दिष्ट धारा। जिसके प्रत्येक दोलन में दिशा परिवर्तित होती है उसे हम कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा, और जो एक ही दिशा में लगातार बहता है जो करंट, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? दिष्ट धारा। तो यहां पर प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग नहीं कर सकते, यहां पर हमें क्या करना होगा? दिष्ट धारा का उपयोग करना होगा। ऐसा क्यों? ध्यान से सुनिए। देखिए, अगर मैं प्रत्यावर्ती धारा लगाता हूं तो क्या होगा? एक दोलन के बाद कैथोड तथा एनोड के चिन्ह बदल जाएंगे, यानी कैथोड और एनोड परिवर्तित हो जाएंगे। जो एक दोलन के बाद जो कैथोड था वह एनोड बन जाएगा और एनोड था तो वह कैथोड बन जाएगा। यानी पहले दोलन में Na+ जाएगा कैथोड की तरफ और Cl- जाएगा एनोड की तरफ, और जैसे ही दूसरा दोलन होगा Na+ इस साइड जाएगा और Cl- यहाँ आ जाएगा। तो इस तरह से तो हमारी अभिक्रिया कभी पूर्ण हो ही नहीं पाएगी। तो इसी समस्या से बचने के लिए क्या करते हैं हम? विद्युत अपघटन की प्रक्रिया के लिए दिष्ट धारा का उपयोग करते हैं। ये बात भी मैं लिख देता हूं यहां पर। क्या लिखूंगा बच्चों मैं? विद्युत अपघटन के लिए कौन सी धारा? दिष्ट धारा का उपयोग किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान रखिएगा, कभी भी पूछा जा सकता है। दिष्ट धारा का उपयोग किया जा सकता है, या किया जाता है, किया जाता है। यानी कभी भी अगर हमें क्या करना है बच्चों? विद्युत अपघटन की प्रक्रिया करानी है तो हमें एक बैटरी लेनी होगी, क्योंकि उसमें जो धारा उत्पन्न होती है वह कौन सी धारा है? दिष्ट धारा। चलिए, ये आपने लिख लिया होगा। एक और बात मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर मैं थोड़ी सी जगह बनाता हूँ। देखिए, हमने देखा कि इसके पहले जो सेल था गैल्वेनिक सेल, उसमें क्या हो रहा था बच्चों? गैल्वेनिक सेल में हम रासायनिक अभिक्रिया करा रहे थे, उससे धारा उत्पन्न हो रही थी। अब इसमें क्या होगा? इसमें हम धारा दे रहे हैं, बैटरी लगाए ना पहले हमने, तो बैटरी से हम विद्युत धारा दे रहे हैं, तब अभिक्रिया हो रही है। तो इसमें क्या होता है बच्चों? विद्युत धारा देने पर, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, देखिए ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन ये आपको पता होनी चाहिए, और आप अपने नोट्स में भी लिखते चले जाइए साथ में। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया होती है, ठीक है ना? या रेडॉक्स अभिक्रिया भी लिख सकते हैं हम, रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। इसका क्या मतलब होगा बच्चों? इसका मतलब इससे दो बातें पता चलती हैं। बात नंबर 1 क्या है इससे जो हमें पता चलती, वो यह है, विद्युत धारा दे रहे हैं तो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, यानी कि विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। क्या होती बच्चों? विद्युत ऊर्जा किस में बदल रही है? रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, ठीक है ना? ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। तो विद्युत अपघटनी सेल का बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि इसमें विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, यानी जब आप विद्युत धारा देते हैं तो कोई अभिक्रिया होती है जिसमें रासायनिक ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा बदल जाती है, ठीक है ना? विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। चलिए, अब क्योंकि हम यहाँ पर जो अभिक्रिया करा रहे हैं वह स्वतः नहीं हो रही है, वह कब हो रही है? जब हम विद्युत धारा दे रहे हैं। अगर हम विद्युत धारा देंगे तो अभिक्रिया होगी, नहीं देंगे तो नहीं होगी। तो इसीलिए मैं क्या बोलूंगा कि इसमें क्या होती बच्चों? एक अस्वतः रासायनिक अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है, ठीक है ना? ये भी आप ध्यान रखिए कि गैल्वेनिक सेल में क्या हुआ था? एक स्वतः रासायनिक अभिक्रिया हो रही थी जिससे धारा उत्पन्न हो रही थी। यहाँ पर एक अस्वतः रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसे कराने के लिए विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, यानी कि विद्युत धारा दी जाती है,
ठीक है ना। तो ये विद्युत अपघटन और विद्युत अपघटनी सेल से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें मैंने आपको बताई। चलिए अब इसके बाद हम अगला टॉपिक समझते हैं जिसका नाम है, यहाँ पर हम देखेंगे जल का विद्युत अपघटन, कि आखिर जल का अगर हम विद्युत अपघटन कराएं तो कैसे होगा। पहले आप इसे नोट करिए, फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो चलिए इसे मैं साफ करता हूँ और हम आगे देखते हैं कि कैसे जल का विद्युत अपघटन होता है, यानी जल के विद्युत अपघटन से क्या क्या यहाँ पर प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है ना। तो हेडिंग डालूंगा मैं, जल का विद्युत अपघटन। यह बच्चों, अगर इस टॉपिक को आप अच्छे से एकदम गहराई तक समझना चाहते हैं तो आपको जल का विद्युत अपघटन समझना भी है, साथ ही साथ याद भी रखना है। इसी के बेस पर हम बाकी सारे विद्युत अपघटन के उत्पाद बता पाएंगे, ठीक है ना। तो जल का विद्युत अपघटन ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर यह महत्वपूर्ण टॉपिक आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो इसे आपको बहुत अच्छे से याद रखना होगा। तो देखिए, जल का जब हम विद्युत अपघटन कराते हैं बच्चों तो H2O लिक्विड होता है। जब इसका विद्युत अपघटन कराते हैं तो पहली बात तो मैं बता दूं, आप भी जानते हैं, शुद्ध जल जिसे हम डिस्टिल्ड वाटर कहते हैं, शुद्ध जल यहाँ पर विद्युत धारा प्रवाहित करता ही नहीं है, तो उसका तो विद्युत अपघटन हो ही नहीं सकता। अगर मैं चाहता हूँ जल में से विद्युत धारा प्रवाहित हो तो बहुत थोड़ी सी अमाउंट में मुझे उसमें थोड़ा सा क्या मिलाना पड़ेगा, कोई लवण या कोई अम्ल या कोई क्षार। तो जैसे ही मैं उसमें कोई थोड़ी सी मात्रा में अम्ल, लवण या क्षार मिला देता हूँ तो उसमें मुक्त आयन आ जाते हैं और धारा प्रवाहित होने लगती है। तो जब जल का विद्युत अपघटन होता है तो इससे बनता है बच्चों हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना, साथ में बनती है ऑक्सीजन गैस, ये ठीक है। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस बनते हैं। कैसे बनते हैं, कैसे जल का विद्युत अपघटन होता है, चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जल का ऑक्सीकरण, ठीक है ना, जल का ऑक्सीकरण। तो जब हम जल का ऑक्सीकरण कराते हैं, बहुत लॉजिक से समझते हैं हम इसको, बाद में आप चाहें तो याद कर लें ताकि कभी कोई गलती भी ना हो पाए, याद रहेगा तो और अच्छा, जल्दी जल्दी हो जाएंगी चीज़ें। देखिए, ऑक्सीकरण में क्या होना चाहिए, ऑक्सीकरण संख्या बढ़नी चाहिए। हाइड्रोजन की यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या कितनी बच्चों, +1। ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, -2। अब आप बताइए, ऑक्सीकरण संख्या बढ़नी चाहिए, क्या हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +1 से ज़्यादा कुछ हो सकती है? नहीं होती। हाइड्रोजन की जो अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या है वो +1 है, तो +1 तो ये अभी भी है, तो इससे ज़्यादा ऑक्सीकरण संख्या में बदलना असंभव है, यानी कि इसका तो ऑक्सीकरण हो ही नहीं सकता। फिर हम आते हैं ऑक्सीजन पर। ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या है -2। अब आप बताइए मुझे, क्या ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 से ज़्यादा हो सकती है? बिल्कुल होती है। परऑक्साइड में कितनी होती है, -1, और इसके साथ साथ आप देखोगे ऑक्सीजन में कितनी होती है, 0। तो इसका ऑक्सीकरण संभव है। इस तरह से हम लॉजिक लगाते हैं। तो ऑक्सीकरण होगा किसका, ऑक्सीजन का, और ये बदलेगी बच्चों O2 गैस में। किस में बदलेगी, O2 गैस में। साथ में जो हाइड्रोजन है ये तो अपनी ऑक्सीकरण अवस्था बिना परिवर्तित किए H+ के रूप में ही रहेगी। H+ क्यों, क्योंकि H की ऑक्सीकरण संख्या +1 है, यहाँ भी +1, इसका कुछ नहीं हुआ। ऑक्सीकरण हुआ किसका, O का। -2 से कितनी हो गई ऑक्सीकरण संख्या, 0 हो गई। तो -2 से 0 यानी बढ़ गई, तो हम बोलेंगे इसका क्या हो गया बच्चों, ऑक्सीकरण हो गया, ठीक है ना। चलिए अब इसे हम संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हाथ में जोड़ देंगे और यहाँ पर ऑक्सीजन के सामने लगा देंगे बच्चों ½ ठीक है। तो ये बन गई इसकी ऑक्सीकरण की अभिक्रिया। इसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है जल का ऑक्सीकरण विभव, OP, जिसे अंग्रेजी में हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलते हैं, हिंदी में हम इसे ऑक्सीकरण विभव कहते हैं। तो इसका मानक ऑक्सीकरण विभव होता है बच्चों -1.23 वोल्ट। कितना होता है, -1.23 वोल्ट। क्या होता है ये, मानक ऑक्सीकरण विभव। जल का मानक ऑक्सीकरण विभव
-1.23 वोल्ट होता है। हर हाल में ये आपको याद करना ही होगा, तो इसीलिए इसे बहुत ध्यान से रखिए याद, और इसको आप लोगों को उपयोग में कैसे लाएंगे वो हम आगे देखेंगे। अब क्या है, यहाँ पर हाफ है। कई बार बच्चों को लगता है कि सर यहाँ पर 1/2 लिखा है, आधा पर अणु कैसे होगा ऑक्सीजन का। तो उस बात को मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि इस पूरे समीकरण में मैं 2 से गुणा कर दूँ। अगर मैं 2 से गुणा करूँगा तो क्या होगा बच्चों, 2H2O लिक्विड क्या बनाएगा, 2 का गुणा इससे करेंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, 1 बचेगा यानी O2 गैस। साथ में यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4H प्लस, और 2 से इसमें भी गुणा करना पड़ेगा तो 4 इलेक्ट्रॉन। तो बताइए यहाँ पर मानक ऑक्सीकरण विभव बताने में यहाँ भी 2 से गुणा करना चाहिए ना हमको? नहीं, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जो हमारा ऑक्सीकरण विभव या अपचयन विभव या इलेक्ट्रोड विभव या विद्युत वाहक बल, ये जो है ये आंतरिक गुणधर्म है, और आंतरिक गुणधर्म का मान समीकरण में किसी संख्या का गुणा करने से नहीं बदलता है। इसका मान तो अभी भी वही रहेगा, यानी कि 1.23 वोल्ट। तो ये अभिक्रिया हुई बच्चों किसकी, जल के ऑक्सीकरण की। समझ में आती है? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब हम देखते हैं जल का अपचयन, ठीक है ना। एक काम करता हूं मैं, अभी तो यहां जगह है, जल का अपचयन। तो देखिए, अपचयन को भी हम बहुत लॉजिक के साथ समझेंगे, बाद में आप लोग याद भी कर ले तो बहुत अच्छा है। मैंने लिया H2O लिक्विड। अब देखिए आप, अपचयन मतलब क्या होना चाहिए बच्चों, ऑक्सीकरण संख्या कम होनी चाहिए। जल की यहाँ पर ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन की यहाँ ऑक्सीकरण संख्या है +1, ऑक्सीजन की यहाँ ऑक्सीकरण संख्या है -2। अब आपको दिमाग ये लगाना है कि हाइड्रोजन +1 से कम कोई ऑक्सीकरण संख्या दिखा सकता है क्या? बिल्कुल दिखा सकता है, 0 हो सकती है। जब H2 रहेगा तो इसकी 0 हो जाएगी +1 से कम। या हाइड्राइड आयन जब बनता है बच्चों तो वहां पर -1 भी होती है। फिर ऑक्सीजन की बात करते हैं हम। आप बताइए, क्या ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 से कम हो सकती है? नहीं हो सकती। ऑक्सीकरण की न्यूनतम ऑक्सीकरण संख्या -2 है, यानी कि इसका तो यहां पर अपचयन असंभव है। अपचयन होगा किसका? हाइड्रोजन का, और हाइड्रोजन का अपचयन होने से बनेगी क्या बच्चों? हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना। साथ में क्या बनेगा बच्चों? OH-। ऑक्सीजन को भी संतुलित करना पड़ेगा ना, तो देखिए हाइड्रोजन गैस और साथ में बन गया OH-। अब इसे संतुलित करने के लिए क्या करूंगा मैं? हाइड्रोजन 1 यहाँ है, यहाँ 1 करने के लिए 1/2 लगा दूंगा, और इससे क्या होगा बच्चों? यहां पर आ जाएगा माइनस चार्ज। इस तरफ देखो ऋण 1 का चार्ज है, यहां कोई चार्ज नहीं है, तो यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन मुझे जोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यह हो गई अपचयन की अभिक्रिया। फिर से देखिए, H2O में हाइड्रोजन का अपचयन होता है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या +1 से 0 में बदलती है। H2 मतलब 0 हो गई ऑक्सीकरण संख्या, +1 से 0 में बदलती, जबकि ऑक्सीजन का अपचयन नहीं होता है। तो बहुत आसान बच्चों, याद रखना, जल के ऑक्सीकरण से ऑक्सीजन बनती है, अपचयन से हाइड्रोजन बनती। अब यहां पर एक और वैल्यू मैं आपको बताऊंगा जो आपको बहुत सरप्राइज कर देगी, जल का मानक अपचयन विभव। तो अब तक तो हम बोलते आए हैं कि किसी भी इलेक्ट्रोड का मानक अपचयन विभव उसके मानक ऑक्सीकरण विभव के बराबर एवं चिन्ह विपरीत होता है। तो उस हिसाब से इसका मानक अपचयन विभव कितना होना था? +1.23 वोल्ट होना था, लेकिन नहीं होता है। तो ध्यान रखना आप, जल के केस में उसका मानक अपचयन विभव और मानक ऑक्सीकरण विभव पूर्णतः भिन्न होते हैं। इनका ना तो मान समान होता है, तो चिन्ह की तो हम बात ही नहीं करेंगे। इसका बच्चों जो मानक अपचयन विभव होता है ऋण 0.827 वोल्ट -0.827 वोल्ट होता है। ये वैल्यू आप याद रखेंगे। चलिए, जरूरी नहीं समीकरण ऐसे ही लिखें, ये हाफ को अगर अलग करना है इसको भी 2 से गुणा कर लो तो समीकरण कैसा बनेगा, यहां पर मैं जगह बना करके बता रहा हूं, ठीक है ना। ये अभिक्रिया तो आपने लिख ली होगी, तो चलिए यहां बता दे रहा हूं। तो यहां पर देखिए
2 का गुणा अगर कर दें हम तो 2 H2O हो जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और क्या बनेगा, उस साइड 2 से इसका गुणा करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, H2 गैस बन जाएगी। साथ में बन जाएगा बच्चों 2 OH माइनस। और इसका मानक अपचयन विभव कितना होगा बता सकते हैं आप? आरपी मतलब होता है रिडक्शन पोटेंशियल, या हिंदी में हम इसे कहते हैं मानक अपचयन विभव। मानक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि नॉट लगा है ना, तो इसलिए यह मानक अपचयन विभव है। तो कितना होगा बच्चों ये अभी भी उतना ही रहेगा। ऐसा कभी मत सोचना कि 2 का गुणा कर दिए तो इसको भी 2 से गुणा कर दें, क्योंकि इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव या विद्युत वाहक बल, ये सब क्या है बच्चों? आंतरिक गुणधर्म है। और आंतरिक गुणधर्म का मान समीकरण में किसी संख्या से गुणा करने पर नहीं बदलता है। अगर कोई बाह्य गुणधर्म होता है यहाँ पर, एंथैल्पी, गिब्स मुक्त ऊर्जा या आंतरिक ऊर्जा, तो वो यहाँ पर 2 का गुणा अगर मैं इस समीकरण में करता तो इसमें भी 2 का गुणा मुझे करना पड़ता। लेकिन यहाँ पर अगर मैंने इस समीकरण में 2 का गुणा किया तो क्योंकि यह क्या है, एक आंतरिक गुणधर्म है, तो इसका मान अभी भी उतना ही होगा, यानी कि -0.287 वोल्ट। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इसका जल का ऑक्सीकरण और अपचयन की अभिक्रिया लिख सकते हैं। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अगर इस टॉपिक को आप सही तरीके से गहराई में जाकर के समझना चाहते हैं तो उसके लिए जल का विद्युत अपघटन यानी कि जल का ऑक्सीकरण, जल का अपचयन, जल का मानक ऑक्सीकरण विभव और जल का मानक अपचयन विभव याद रखना बहुत 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 ज़रूरी है। इसमें एक लाइन हमारे पास रह जाती है, तो चलिए वो भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जो क्या होगी कि जल का मानक अपचयन विभव एवं मानक ऑक्सीकरण विभव समान नहीं होते हैं। बाकी सबके लिए मैंने आपको बताया था कि मानक अपचयन विभव और मानक ऑक्सीकरण विभव के मान समान किंतु चिन्ह विपरीत होते हैं। लेकिन जल का मानक अपचयन विभव एवं मानक ऑक्सीकरण विभव, क्या बच्चों? मानक ऑक्सीकरण विभव पूर्णतः भिन्न होते हैं। तो ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि इसके पहले मैंने आप लोगों को बता चुका था कि किसी भी इलेक्ट्रोड का मानक अपचयन विभव जितना भी होगा, मानक ऑक्सीकरण विभव उतना ही, लेकिन चिन्ह विपरीत। अगर किसी इलेक्ट्रोड का मानक अपचयन विभव है x, तो उसका मानक अपचयन ऑक्सीकरण विभव कितना होता था बच्चों? -x। लेकिन जल के केस में ऐसा नहीं है। जल का मानक अपचयन विभव और मानक ऑक्सीकरण विभव पूर्णतः भिन्न होते हैं, जिसका मान मैं आप लोगों को बता चुका हूं, तो इसे भी आप नोट कर लीजिए। तो ये आप बहुत अच्छे से जल का विद्युत अपघटन, इसके ऑक्सीकरण की अभिक्रिया और अपचयन की अभिक्रिया, साथ ही साथ इसका मानक अपचयन विभव और मानक ऑक्सीकरण विभव बहुत अच्छे से याद करिए। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसे कंटिन्यू करेंगे और हम अलग अलग विद्युत अपघटन की प्रक्रिया कि एनोड और कैथोड में क्या बनने वाला है ये समझेंगे। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।